वेलकम टू क्रिएटर करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का क्रिएटर करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों को मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। अपने बिहार के बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत भारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि इंग्लिश के चलते हमारा रिजल्ट नहीं होता है या इंग्लिश में हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि जो सबसे प्रॉब्लम का जोन है वो हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी से रहा है। जैसे हम लोग पहले ऐसे पढ़ते आए हैं ना, 10+2+3। तो 10वें क्लास में हम लोग इंग्लिश क्या करते हैं, अनकम्पल्सरी है अपने बिहार बोर्ड में, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग को लगता है कि इसको पढ़ के क्या होगा, इसका तो नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। फिर जब हम लोग इंटरमीडिएट में होते हैं तो उसमें भी हम लोग का 3 विंग्स होता है, मेनली आईएससी या फिर आईकम या फिर हम लोग का आईए। तो अपने बिहार के बच्चे जो मैट्रिक में फर्स्ट आते हैं ना या सेकंड आते हैं तो वो आईएससी लेना पसंद करते हैं। वो क्यों लेना पसंद करते हैं वो उनको भी नहीं मालूम होता है ना। उनका मौसी का लड़का लिया है या उनका फ्रेंड लिया है ना, जबकि सबका स्कोप अलग अलग है। लेकिन वो लोग साइंस लेते हैं ना। आर्ट्स वाले को लगता है कि लोग लाठी से मारना शुरू कर देंगे, तो साइंस ले लिए तो फिर वही कहानी, मैथ का ट्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर फिजिक्स का ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री का, और इंग्लिश का ट्यूशन फिर भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इंग्लिश पूछता है कि भाई मेरा क्या करोगे, तो आप बोलते हैं कि रुको ठहरो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो तुम्हारा क्रैश कोर्स किया जाएगा। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, यानी कि देखिए 24 महीने, 2 साल यानी कि 24 महीने में आप 22 महीने नहीं पढ़ेंगे और 2 महीने में हम लोग क्रैश कोर्स कर लेते हैं। अब बताइए, 22 महीने किसी को आपने खाना नहीं खिलाया और 2 महीने उसको भरपेट खाना खिला रहे हैं, ठूस ठूस के खाना खिला रहे हैं, तो कोई फ़ायदे होने वाले नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वो नॉलेज क्या होता है, जैसे बाढ़ के पानी की तरह होता है। कैसे बाढ़ का पानी जब आता है तो हम लोग छत पर खड़ा होकर देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद नीचे से भी आपको दिखलाई नहीं पड़ता है। तो वो हमारा जो लिमिटेशन एक होता है कि एग्ज़ाम कवर करने तक हम लोग पढ़े, है ना, बाकी नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते। तो इंटरमीडिएट में भी हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 साल का जो हमारा ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि आईए के बाद हम लोगों ने बीए कर लिया, या फिर आईएससी के बाद बीएससी कर लिया, या आईकॉम के बाद बीकॉम कर लिया, या फिर और भी ग्रेजुएशन में नए नए बीसीए बीबीए और भी 12 से 15 विंग्स है नए नए। तो हम लोग ग्रेजुएशन 3 साल का जो 3 ईयर डिग्री कोर्स करते हैं। अब यहाँ पे भी इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा, आपने यहाँ पे भी इंग्लिश क्या किया, नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने यहाँ पे भी इंग्लिश क्या किया, नहीं पढ़ा। अब नहीं पढ़ेंगे, चूंकि ऑनर्स पेपर हम लोग नहीं लेंगे, चूंकि पीछे हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, तो खतरों का खिलाड़ी यहाँ पे नहीं ना बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को एक जॉब करना है, और जॉब में भी हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करना है। तो इसके लिए कोई भी आप वनडे एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका एक पेपर इंग्लिश होता है। तो वहाँ पे हम लोग को इंग्लिश से थोड़ा सा दिक्कत लगने लगता है, हमको इंग्लिश से एलर्जी होने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग आसान तरीके से, आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देना चाहता हूँ कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और रही बात, देखिए हम लोग का जो मेन 2 विंग्स होता है पढ़ने के लिए, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड के बच्चे, तो इंग्लिश का जो प्रॉब्लम रह जाता है वो दोनों में रहता है। बिकॉज इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना बोथ आर वेरी डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, है ना। बोलने में हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, काम चलेगा, लेकिन लिखने में हम लोग को थोड़ा सा भी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन कॉमन एरर का क्वेश्चन उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है कि कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, कहाँ एरर, उनको सब सही लगता है ना। तो दोनों बोर्ड के बच्चे को, यानी कि दोनों मीडियम से मेरा मतलब है कि बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम रह ही जाता है ना। तो मैं अभी बता रहा था कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना बोथ आर वेरी डिफरेंट, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मार्कर आपको दिखला के बोलेगा कि लुक इट वाज अ ब्लू मार्कर, लुक इट वाज अ वाइट मार्कर, या लुक व्हाट इज योर रेड मार्कर। तो कैसे कोई दिखा के आपको बोला कि लुक इट वाज अ वाइट मार्कर, तो आपको ये समझ में आ गया कि सामने वाले ने बोला कि देखिए एक वाइट मार्कर है, लेकिन मैंने गलत बोला, मैंने बोला कि लुक इट वाज अ वाइट मार्कर। व्हाइट मार्कर था, अभी क्या है, व्हाइट नहीं है, व्हाइट ही है ना। तो दिस टाइप ऑफ सेंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर यू आर गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड। मैं किसी तरीके से चाहे इज लगा के चाहे वाज लगा के समझा दिया कि भैया ये पेन है, और आपने भी समझ लिया कि हाँ सर ये पेन है, दैट्स कंप्लीटेड। बट इन रिटन फॉर्मेट यू कांट राइट इज इन द प्लेस ऑफ वाज, यू कांट राइट वाज इन द प्लेस ऑफ इज। इट मीन्स रिटेन सेक्शन में हम लोग को 100% फॉर्मल होना जरूरी है। रिटेन में तो वर्ड की बात छोड़िए, लेटर की बात छोड़िए, एक एक डॉट का, एक एक कॉमा का जो पंक्चुएशन होता है उसका भी बड़ा बड़ा रोल होता है। जैसे हम लोगों ने
महाभारत आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों ने कुंती का नाम सुना होगा, कुंती का नाम सुने हैं ना। और कुंती में खाली हम लोग इसको डॉट कर देंगे, हटा देंगे डॉट को, कुंती में से डॉट को हटा देंगे तो क्या बच गया, कुंती बच गया, है ना। तो लिखने में आपको 100% फॉर्मल होना है, यू कांट मिस सिंगल डॉट। अगर आप डॉट भी मिस करते हैं तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि पीएमसीएच में डॉक्टरों ने आंशिक हड़ताल किया है। अब आंशिक हड़ताल किया है, उसमें से हम लोग आंशिक हड़ताल मतलब थोड़ा सा हड़ताल किया है, अब इसमें हम लोग खाली डॉट को छोड़ देंगे, तब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, क्या बच गया, क्या हड़ताल किया है, आंशिक हड़ताल किया है, मीनिंग चेंज हो गया ना। या फिर हम लोग कॉमा को भी देखेंगे इधर उधर करके, जैसे कि स्टेटमेंट है कि मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, इट मीन्स डोंट बीट लेट हिम गो। लेकिन अगर आप कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं मारो मत जाने दो, तो यहाँ पे देखिए कॉमा का कितना बड़ा खेल है। यहाँ पे है कि मारो मत जाने दो, यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब है कि डोंट बीट लेट हिम गो। लेकिन यहाँ पे आप कॉमा दे दिए मारो के बाद, यानी कि मारो मत जाने दो, इट मीन्स उसको पीटना, उसे जाने नहीं देना है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू पुट सिंगल कॉमा हेयर एंड देयर, तो मीनिंग उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लिखने में आपको 100% फॉर्मल होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सारे सेक्शन के बारे में समझते हैं कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो इंग्लिश में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम लोग पढ़ने के क्रम में कुछ ऐसा भी पढ़ ले जिसका एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं आपको कुछ महीने में पंडित तो नहीं बना सकता, लेकिन क्रिएटिव बना सकता हूँ। मैं आपको इतना ज़रूर पढ़ा सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको क्वेश्चन समझे कि आसान लगने लगा और अब बनाने लगे उसको। तो हम लोग 3 सेक्शन में अपने इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। पहला हम लोग का ग्रामर, दूसरा वर्ड्स एंड देयर यूजेज, और तीसरा क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। तो ग्रामर में हम लोग को जैसे आर्टिकल पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को इसमें क्या पढ़ना होगा, प्रोनाउन पढ़ना होगा, फिर हम लोग को एडजेक्टिव पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद हम लोग को टाइम एंड टेंस पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग को वॉइस पढ़ना होगा, स्पीच पढ़ना होगा। ये सारे जो भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग को कंपोजिशन में क्या क्या पूछता है भाई, तो हम लोग को इसमें क्लोज टेस्ट बनाने सीखना होता है, इसमें हम लोग को रीअरेंजमेंट बनाने सीखना होता है कि रीअरेंज सेंटेंस को कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें सबसे जो मेजर होता है वो होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसेज बोल सकते हैं। कंप्रीहेंशन को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सिंगल फिलर और डबल फिलर का भी कनेक्शन इसमें जुड़ता है। उसके बाद वर्ड्स में हम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स, है ना। फिर हम लोग को पढ़ना होता है फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, है ना। अभी के एग्जाम में ऐसा भी सवाल हम लोग से पूछा जाता है कि 4 या 5 स्पेलिंग दिया रहता है और पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सही है, या फिर पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो स्पेलिंग टेस्ट एक नया पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। अब देखिए हम लोग कितने सारे स्पेलिंग को एक साथ याद कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं, और कहीं से पूछ देगा पूरा डिक्शनरी किसी को याद है नहीं। लेकिन आपको जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं स्पेलिंग टेस्ट पे, तो वो सारे के सारे जो इतने रूल बेस्ड होते हैं। क्या हम लोग को ऐसा मालूम है कि बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हम लोग वर्ड को देख करके बतला देंगे कि वर्ड सही है कि वो गलत है। आप लोग याद नहीं करना है, याद हम लोग कितना करेंगे, याद करते करते थक जाएंगे। पूरी डिक्शनरी याद भी कर लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा और तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो हम लोग को ये स्पेलिंग टेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेलिंग देख के आपको बताना होगा कि वो सही है या फिर गलत है ना। अब जैसे देखिए कोई भी वर्ड हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने लिखा है एप्पल, यहाँ पे लिखा है मैंने कैट, और यहाँ पे मैंने लिखा है डॉग, और यहाँ पे मैंने लिखा है टीचर, टीचर, है ना। और हम लोग इसको ए बी सी और ये डी कर दिए। तो यहाँ पे एप्पल का स्पेलिंग सही है, कैट का सही है, डॉग का सही है, और टीचर का स्पेलिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर का स्पेलिंग क्या है, इसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ए दिया गया है और ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो आपने बता दिया कि टीचर का स्पेलिंग गलत है बिकॉज आपको ये क्या है, याद है। लेकिन क्या पूरे वर्ड आपको याद है, नहीं है ना। अब कोई नया वर्ड में आपके, जैसा कि हम लोग का 3 सेक्शन है, ग्रामर, वर्ड, और तीसरा हम लोग का जो सेक्शन है कंपोजिशन।
तो वर्ड में हम लोग स्पेलिंग टेस्ट के बारे में अभी देख रहे थे। स्पेलिंग टेस्ट, इसमें किसी भी वर्ड को हम लोग देख करके बतला देंगे कि सही है गलत है। कितना वर्ड हम लोग याद करेंगे? पूरे डिक्शनरी को याद करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे जैसे है CONCEIVE कंसीव, CONCIEV कंसीव, तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है? तो इसके लिए हम लोग को हम लोग ग्रामर को इतना जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब पढ़ लिए, ग्रामर ओवर हो गया। लेकिन ग्रामर में एक से बढ़कर एक रूल है, और ऐसे रूल है जो वर्ड को देख करके आप बतला सकते हैं कि वो सही या फिर गलत है। तो जैसे यहाँ पे कंसीव है और यहाँ पे भी क्या है? कंसीव है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है ना? मिस स्पेल्ड नहीं, एकदम करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा रूल जानना पड़ेगा, और पूरे ग्रामर में ऐसे 32 रूल्स हैं, और जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं रूल बेस्ड ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा डिक्शनरी किसी को याद होना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि सी है तो सी के बाद ABCD हम लोग जानते हैं, तो सी के बाद हमेशा EI का प्रयोग करते हैं, और सी को छोड़कर कितने लेटर बचेंगे जी हम लोग के पास? 25। तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? IE का। मैंने अभी ये बोला कि सी के बाद हमेशा क्या आता है? EI, और सी को छोड़कर क्या आता है? IE। अब यहाँ पे देखिए कंसीव, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी क्या है? सी है, तो सी के बाद इसमें क्या आया है? EI, और यहाँ पे क्या आया है? IE। तो IE आ गया, तो ये क्या हो गया? गलत, और ये क्या है? सही है। तो कोई भी वर्ड जैसे कंसीव हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख के बतला सकते हैं कि सही है कि गलत है। मैं ये बोल रहा था जैसे कि हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे रिसिप्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रिसिप्ट, RECEIPT, RECIEPT। तो यहाँ पे सी है ना बाबू, तो सी के बाद हमेशा क्या होता है? EI, और I लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ये हमारा सही है और ये क्या है? गलत है। उसी तरीके से एक नया वर्ड लेते हैं कंसीट, तो आप बता सकते हैं ये सही है गलत है? CONCIET। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि सर ये गलत है, बिकॉज सी के बाद क्या होता है? EI। तो हम लोग सही कैसे लिखेंगे? CONCEIT, कंसीट। ये हम लोग का सही है। कंसीट मतलब क्या होता है? संकीर्ण, पतला दुबला, है ना? तो ये हम लोग का क्या है जी? ये गलत है। तो ये सी का मामला है। सी को छोड़कर जितने सारे वर्ड रहेंगे, मैंने क्या बताया कि सी को छोड़कर रहेंगे, उसमें क्या लगेगा? IE। अब देखिए जैसे कि हम लोग विश्वास करना को इंग्लिश में अगर लिखते हैं, तो विश्वास करना क्या लिखते हैं? बिलीव, BELIEVE, और यहाँ पे BELEIVE। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे L है, तो L है तो सी है कि सी को छोड़कर है? अनडाउटेबली सी को छोड़कर है। तो जब सी को छोड़कर रहेगा तो उसमें हम लोग को किसका यूज करना है? IE का। तो हमारा ये सही है और ये क्या है? गलत है। उसी तरीके से फील्ड, तो FIEFEILD। तो F है तो FC नहीं है, सी को छोड़कर है। सी को छोड़कर मतलब ABDFGZ तक जो भी बचा। तो यहाँ पे F है, तो F के बाद हम लोग IE का प्रयोग करेंगे तो सही होगा, लेकिन EI का करेंगे तो क्या हो जाए? गलत, क्योंकि EI जब भी लगता है कहाँ लगता है? सी के बाद लगता है। तो ऐसे 32 रूल्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सारे जो भी स्पेलिंग वाले सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग उसको आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग को इसमें पढ़ना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये हम लोग को याद करना है। तो वर्ड को याद करने के लिए एक तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका है, दैट इज निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स मेथड मतलब होता है किसी भी वर्ड को स्टोरी के माध्यम से या कहानी के माध्यम से या फिर उसको जो नहीं उसके फोटो के माध्यम से याद कर लेना। वो बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखिए हम लोग वर्ड को याद कर सकते हैं, वर्ड पे हम लोग को बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत जगह हम लोग क्लास करते हैं तो केवल ग्रामर सेक्शन पे लोग ज़्यादा काम करते हैं और वर्ड और कंपोजिशन को कम काम करते हैं, उस पर कम ध्यान देते हैं, और साथ साथ आप पढ़ते हैं तो आप भी कम ध्यान देते हैं, इसलिए हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, है ना। तो हम लोग को ग्रामर तो पढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन हम लोग को वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है और अपने वोकैब को डेवलप करना है। तो वोकैब को डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो किसी भी वर्ड को हम लोग याद कैसे करें? तो वर्ड को याद करने के लिए हम लोग के पास 3 सेक्शन है। वर्ड को याद करने के लिए 3 सेक्शन है। पहला हम लोग का तरीका है डायरेक्टली, यानी कि हम लोग किसी भी वर्ड को डायरेक्टली कैसे याद कर लेते थे बचपन में, जैसे APPLE एप्पल मतलब सेब। इसमें हम लोग कोई दिमाग कोई मतलब तरीका नहीं अपनाते थे कैसे याद करें, हम लोग उसको बार बार पढ़ते थे याद कर लेते थे। दूसरा हम लोग का तरीका होता है रूट मेथड, यानी कि रूट मतलब क्या होता है? जड़ होता है, यानी कि एक ही वर्ड रहेगा और उससे जुड़े हुए कई वर्ड बनते हैं तो उसको हम लोग रूट वर्ड बोलेंगे। जैसे कि साइड का मतलब क्या होता है? टू किल, किसी को मारना। अब ये किसी भी वर्ड में साइड लगेगा तो इसका मतलब हो जाता है उसको मारना, जैसे कि सुसाइड मतलब खुद को मारना, है ना। अगर हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड,
तो मतलब किसी जनरेशन को, किसी कुल को मारना। रैटिसाइड मतलब चूहे को मारना। फिलिसाइड मतलब अपने बच्चे को मारना। पेरेंटिसाइड मतलब अपने माता पिता को मारना। तो साइड जिस वर्ड में लग जाएगा उसका मतलब हो गया कि उसको मारना, टू किल। तो ये रूट वर्ड है। एक ही वर्ड से कई तरह के वर्ड को डेवलप करना, कई तरह के वर्ड को बनाना, इसको हम लोग रूट वर्ड में रखेंगे। और तीसरा जो हम लोग का तरीका है दैट इज निमोनिक्स। वो हम लोग का जो तरीका है वो क्या है? निमोनिक्स। नीमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को स्टोरी के माध्यम से या फिर उसको फोटो के माध्यम से याद करना। देखिए कैसे हम लोग बचपन में बहुत सारे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे कि एप्पल का वो फोटो देख के ही बोल देता है कि एप्पल है, भले उसको स्पेलिंग याद रहे चाहे नहीं रहे। तो जो भी, जैसे कि आप सिंपल सा इमेजिनेशन ला सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यासा का इंग्लिश क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं कि सर प्यासा का इंग्लिश थर्स्टी होता है। अब थर्स्टी मतलब प्यासा, थर्स्टी के आसपास आपने बहुत सारे वर्ड्स को याद किया था, लेकिन सारे वर्ड्स शायद आप भूल गए होंगे या कुछ तो जरूर भूल गए होंगे, लेकिन थर्स्टी अभी तक आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपको एक स्टोरी याद है कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, एक कौवा प्यासा था। और स्टोरी के इमेजिनेशन के चलते ये जो है कि नहीं आपको वर्ड याद है थर्स्टी। तो उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड को हम लोग इमेजिन करके, कल्पना करके, कोई कहानी क्रिएट करके याद करेंगे और वो लंबे समय तक हम लोग को याद रहेगा, उसको हम लोग भूल नहीं पाएंगे। तो उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी, ठीक है, निमोनिक्स मेथड का। तो डायरेक्टली, रूट मेथड और निमोनिक्स, ये तीन तरीका है हम लोग को वर्ड को याद करने का।